आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में बाजार और चौतरफा गिरावट आज कारोबार में देखने को मिल रही है। और इस गिरावट का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एचडीएफसी बैंक को, जिसके नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए। निफ्टी अब 21,600 के आसपास दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है, 0.25% की गिरावट। एचडीएफसी बैंक 7.5% नीचे है, 1557 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में 400 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 1830 अंक नीचे 4% लुढ़का हुआ है। डेफिनेटली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक की तरफ से आते हुए ही मिड कैप्स थोड़ा संभले हुए थे कंपैरेटिवली, लेकिन अब वहां भी प्रेशर माउंट होते हुए दिखाई दे रहा है। 1% नीचे अब मिड कैप का इंडेक्स आकर कर रहा है ट्रेड। 400 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। एक बार दिखाते हैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन, तब समझ में आएगा कि एचडीएफसी बैंक का कितना बड़ा योगदान है आज की इस गिरावट में। पहले दिखाते हैं आपको निफ्टी का कंट्रीब्यूशन, जिसमें एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है आज के फॉल को। सबसे ज्यादा अगर निफ्टी 400 पॉइंट नीचे है तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का है गिरने में, वो लगभग 200 अंकों का है। 214 अंकों का गिरावट एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन ही है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बाकी बैंकों पर भी असर पड़ा है इसके नंबर्स का। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो पीएनबी को छोड़ दे तो बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंट फिसले हुए हैं और लगभग 1300 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक लैंड कर रहा है। बाकी बैंक स्टॉक्स भी गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एनएससी स्टैट्स भी दिखाते हैं। मार्केट की ब्रेथ डेफिनेटली आज नेगेटिव दिखाई दे रही है। बियर्स के फेवर में मार्केट फिलहाल आज के कारोबार में, और गिरने वाले स्टॉक्स हैं 1654, बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं सिर्फ 575। तो हालांकि आज अपने डोमेस्टिक यूज की वजह से मार्केट फिसले हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहां भी रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्च में, वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ा है, जिसके बाद से यूएस का जो रुख है वो थोड़ा सा बदल सकता है। तो हॉकिश कमेंट्स आए हैं, जिसकी वजह से हमने ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा सा प्रेशर आते हुए देखा है आज के सेशन में। यूरोपियन मार्केट्स हों, एशियन मार्केट्स हों, अमेरिका के फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। नेस्डेक का फ्यूचर तो इनफैक्ट इस समय 0.82% है, लगभग 1% नीचे कारोबार कर रहा है। तो क्यूज विदेशी बाजारों से भी बेहतर नहीं है और अपने डोमेस्टिक अर्निंग्स का भी इंपैक्ट हम देख रहे हैं बाजार पर। अब हो क्या सकता है यहाँ से और कितना नीचे आ सकता है बाजार, इस पर राय ले लेते हैं। प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत मौजूद है। शिल्पा, बताइए पहले तो निफ्टी पर राय। फिलहाल 21,600 के ऊपर तो इंटैक्ट है, सपोर्ट करेगा इन लेवल्स पर, या कोई और व्यू? जी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एक बहुत ही डाउनस्लाइड बहुत ही जोर का आया है, बट यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो एकदम पीक क्रूशियल सपोर्ट जोन्स पे है। जैसे बैंक निफ्टी 46,000 और निफ्टी यहाँ पे 21,500। तो ये दो बैंड है एकदम क्रूशियल सपोर्ट। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है देन हम लोग यहाँ पे बहुत ही बिग ट्रेंड रिवर्सल, जहाँ पे और ज़्यादा हम लोग अग्रेसिवली डाउन साइड के टारगेट्स देखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर आज एक दिन का एक बेनिफिट ऑफ डाउट देख के, बिकॉज वी हैड एचडीएफसी रिजल्ट्स थोड़ा नॉट एज एक्सपेक्टेड, तो उसका एक इम्पैक्ट है। तो आज यहाँ पे ये सपोर्ट के साथ अगर किसी को लॉन्ग लेना है तो लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा और डाउन साइड इस स्टॉक पे नहीं इंडाइसेस पे यहाँ पे देखना नहीं चाहिए। ओके, चलिए कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने शिल्पा आज के बाजार के लिए? जी, कुछ स्टॉक्स और कुछ पॉकेट्स यहाँ पे बहुत अच्छा अभी भी बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ है। और अगर मार्केट में थोड़ा कुछ रिवर्सल आता है तो ये सेक्टर्स और ये स्टॉक ज़्यादा जल्दी आपको अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरा जो पहला बाय है वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड यहाँ पे फ्यूचर्स 537 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है 530 जोन्स पे, तो यही स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। और टारगेट्स ऑफ 548 से 560 के बीच आप जुबिलेंट फूड को एम कर सकते हैं। मेरा दूसरा रहेगा बाय गुजरात गैस में। गुजरात गैस भी 550 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। गुजरात गैस यहाँ से 580 से 590 के जोन्स के लिए एक बार अप्रोच करेगा। ओके, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स और साथ ही गुजरात गैस, ये दो ट्रेड्स हैं जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। इस कमजोर बाजार में खरीदारी के ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं शिल्पा की तरफ से। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही लगभग 1% लुढ़का हुआ है। पॉकेट सबसे ज्यादा जो कमजोर है वो एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं मेटल्स के साथ, जहां पर सेल 4% नीचे है। जेएसपीएल में 3% गिरावट, नाल्को एनएमडीसी भी 2 से 3% की गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। मेटल्स के अलावा अगर आप देखेंगे बैंक स्टॉक्स को, तो यहाँ भी
गिरावट हावी होती हुई दिखाई दी है। साउथ इंडियन बैंक 4% नीचे, 3% नीचे फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक 3% नीचे, यूनियन बैंक में भी 3% कमजोरी आज के बाजार में है। फार्मा में मार्क्सवाइज फार्मा 4.5% नीचे, न्यूलैंड लैब्स 2% नीचे है, 4% नीचे सीक्वेंट साइंटिफिक, सुवेन में भी 3% गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिली है। रियल्टी स्टॉक्स में लोधा 4.5% नीचे, प्रेस्टीज 3% नीचे, 1.5% नीचे शोभा, फिनिक्स मिल्स में भी 2% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही कुछ स्टॉक्स या कुछ पॉकेट जहां पर खरीदारी है। सरकारी स्टॉक्स कोचिन शिपयार्ड और आईआरएफसी तो लगातार चल रहे हैं। यहां पर 12% का मूव है आज कोचिन शिपयार्ड में। आरवीएनएल 4% नीचे, आईआरएफसी 4% ऊपर है, आरवीएनएल 4% ऊपर है, माफ कीजिए। वही मिश्र धातु निगम यानी मिधानी में भी 7% की तेजी है। आईटी में क्विक हील 5% ऊपर, एल&टी टेक सर्विसेज नंबर्स के बाद चला 2.5% ऊपर है, बिरला सॉफ्ट 2% ऊपर है, एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग 3% के उछाल के साथ ट्रेड करते हुए। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स में जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड, उसमें मैक्स फाइनेंशियल 2% ऊपर, 2% ऊपर भेल, पॉलीकैब में 2% की बढ़त है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 2% की बढ़त के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहे वो कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी मंदी का देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे आईएक्स की, क्योंकि आईएक्स का स्टॉक आज काफी दबाव में है। इसमें 7% गिरावट देखी जा रही है। दरअसल हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने कहा है कि मार्केट कपलिंग पर जल्द अंतिम डिसीजन लिया जाएगा। पूरे देश में एक ही रेट पर बिजली सप्लाई होगी। पावर मिनिस्टर आरके सिंह से खास बातचीत की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। जिस तरीके से डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन बढ़ेंगे, पावर एक्सचेंज की जरूरतें बढ़ेंगी। इसके लिए आपने मार्केट कपलिंग का एक सुझाव दिया था, क्योंकि अभी ज्यादातर शेयर जो है आईएक्स के पास रहता है। तो मार्केट कपलिंग पर 30 सितंबर तक पेपर जारी करके कंसल्टेशन पूरा कर लिया गया। तो फाइनल डिसीजन कब तक होगा? अब हो जाएगा। देखिए, ये एक देश में हमने पूरे देश को एक ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ दिया। अब आप बिजली कहीं भी पैदा करके कहीं भी बेच सकते हैं। ये भी देखिए, 2014 में एक देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिर्फ 36,000 मेगावाट हम ट्रांसफर कर सकते थे। आज उसको बढ़ा करके 1,16,000 मेगावाट तक कर दिया। वन नेशन वन ग्रिड कर दिया। तो ये वन मार्केट होना ही है। तो ये आप दो मार्केट या दो प्राइस नहीं चल सकता है। तो कोई डेडलाइन देंगे मार्केट कपलिंग? हाँ, जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आपने खासतौर से तब कहा था जब ये आरोप भी उठा था कि आईएक्स के पास ज्यादा मार्केट शेयर है। तो आपको लगा कि हमको इससे मतलब नहीं किसके पास ज्यादा मार्केट शेयर है, कम मार्केट शेयर। बात यह है कि एक देश में एक प्राइस होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया है। सर, अब 427 से आगे क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है? कितने प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है? हम थर्मल में करीब 80,000 मेगावाट और जोड़ने का हमने प्लान फाइनलाइज कर लिया है। तो ये करीब 2030 तक आ जाएगा हमारा, उसके पहले आ जाएगा। करीब 27,000 मेगावाट निर्माणाधीन है थर्मल, और करीब 12,000 मेगावाट हम बिड कर चुके हैं। करीब 21,000 मेगावाट हमारा क्लियरेंसेज में है ऑलरेडी। करीब उतना ही 20-22,000 मेगावाट हमारा ये लैंड ओवर आइडेंटिफाई हो गया है। उसको फिर फर्दर हम प्रोजेक्टाइजेशन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 80,000 मेगावाट हमको ये जोड़ने का हमने प्लान फाइनलाइज कर लिया। इस 80,000 मेगावाट में सरकारी का थर्मल में, हाँ, थर्मल में ज्यादातर जो है, ये ज्यादातर हमारा एनटीपीसी का है, डीवीसी का है, स्टेट गवर्नमेंट की। एनटीपीसी कितना कुछ बता सकते हैं? इसमें से हमको लगता है कि ब्रेकअप हमको चेक करना होगा, लेकिन ज्यादातर हमारा एनटीपीसी और डीवीसी का है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स का है, प्राइवेट कुछ ही है। आपने जो थर्मल की बात की, अब चूंकि एक दबाव ये भी है कि जीरो एमिशन की तरफ हमें बढ़ना है, तो थर्मल के साथ साथ हमें एक समान अनुपात में हमें रिन्यूअल की तरफ जाना है। तो रिन्यूअल की क्या रोड मैप है? तो रिन्यूअल का अभी ये है कि देखिए, रिन्यूअल एनर्जी में हम दुनिया के सबसे तेज गति से प्रगति करने वाले देश में से आ गए। आज हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो गया 1,80,000 मेगावाट, 99,000 मेगावाट मेरा निर्माणाधीन है। आइए, ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने, अब ये हम बताते हैं कि 2015 में COP21 में हम लोगों ने कहा था कि 2030 तक हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ करके 40% हो जाएगी, जो हमारा कुल उत्पादन क्षमता का 40% रिन्यूएबल से होगा। वो हम अचीव कर लिए 2021 में, 9 साल पहले। और आज हमारी कुल उत्पादन क्षमता का 44% रिन्यूएबल है। तो ऑलरेडी हम दुनिया में अग्रणी देश में हैं, और कुल मिलाकर के 40-50 हजार मेगावाट हम बिड करते हैं हर साल। तो रिन्यूएबल में हम एक दुनिया में एक अग्रणी निकले, तब जबकि हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है दुनिया में सबसे कम है। हमारा पर कैपिटा एमिशन ये औसत दुनिया के एवरेज से का 1/3।
आगे बढ़ेंगे। सरकार भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियों के लाइसेंस फरवरी और मार्च में खत्म हो रहे हैं और अभी स्पेक्ट्रम की नीलामी कर पाना संभव नहीं है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम, बताइए क्या डिटेल्स? देखिए, सरकार ने 2010 में एक पॉलिसी बनाई थी कि जो भी स्पेक्ट्रम अब दिया जाएगा वो ऑक्शन के जरिए दिया जाएगा और तब से लेकर के अब तक ऐसा हो रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन करेगी, क्योंकि सरकार अभी तक स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है उसको शुरुआत नहीं कर पाई। और जो ये दोनों कंपनियां हैं, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनके कुछ लाइसेंसेज हैं जो कि 9 फरवरी के आसपास एक्सपायर हो रहे हैं। 15 और फरवरी से मार्च के बीच में इनके करीबन 6 लाइसेंसेज एक्सपायर हो रहे हैं। तो इनको अपना बिजनेस कंटिन्यू रखना है, तो सरकार इनको अब स्पेक्ट्रम आवंटन करेगी। इनको 3 महीने के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा। रिजर्व प्राइस के ऊपर ये स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होगा और उसके बाद जब भी ये स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी तो कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करके उसको कंपनियों को ऑक्शन का प्राइस इनको मैच करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये स्पेक्ट्रम मिलेगा। हालांकि सरकार अभी तैयारियां कर रही है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी को करा दिया जाए, लेकिन उसमें भी काफी वक्त लगेगा। अगर सरकार को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद भी करीबन 45 से लेकर के 50 दिन की प्रक्रिया है स्पेक्ट्रम ऑक्शन की और स्पेक्ट्रम आवंटन की, तो उससे गुजरना पड़ेगा। तो वो अभी फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अगली सरकार अब इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन करने की तैयारी कर रही है। 3 महीने के लिए कंपनियों को इनका सरकार स्पेक्ट्रम आवंटन करेगी और बिना नीलामी के इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। आज जल यात्रा और रामलला की मूर्ति का भ्रमण का आयोजन है। अनुष्ठान कार्यक्रम की पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अरुण सिंह। अरुण, बताइए किस तरीके का माहौल और क्या क्या तैयारियां आगे के लिए वहां पर शुरू हो चुकी हैं? देखिए, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक यजमान के रूप में प्रभु श्री राम की जो 5 साल के बालक की मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन मुख्य यजमान जो हैं अनिल मिश्रा, वो अभी विवेक सृष्टि में हमारे पीछे जहां पर मूर्ति रखी हुई वहां पर गए थे। हालांकि उसको सार्वजनिक अभी नहीं किया गया, आप उसको देख नहीं सकते हैं। आज कहा यह जा रहा है कि वो मूर्ति जो कार्यशाला है जहां पर मूर्ति बन रही थी, जहां पे पूजन कल हुआ, 10 विधि पूजन हुआ है, जिसमें जो मूर्तिकार हैं उन्होंने भी और यजमान ने भी क्षमा याचना की है और उनसे कहा है कि चूंकि उस पत्थर पर शिला को जब मूर्ति हम बनाते हैं तो कई बार छेनी हथेली का प्रयोग होता है प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाने में, तो उसमें क्षमा वाली पूजा वहां पर हुई है। उसके अलावा कर्मकुटी पूजा हुई है। आज का कार्यक्रम है, ये जो पीछे देख रहे हैं लोग, सब लोग प्रभु श्री राम के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है कि वो जो मूर्ति है उसको परकोटे में ले जाया जाएगा। प्रभु श्री राम का प्रासाद कह लें, महल कह लें या उनका मंदिर कह लें, उसके परिसर में ले जाया जाएगा। आज गर्भगृह में नहीं ले जाया जाएगा, वो तो 22 तारीख को उनकी स्थापना होगी, विधिवत प्राण पूजन होगा। लेकिन आज उन अपने आंगन में प्रभु श्री राम चले जाएंगे, तो उस प्रोग्राम को शुरू होने में भी थोड़ा वक्त है। लेकिन आज के दिन अगर आप बात करिए तो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं अयोध्या में हैं और वो सब लोग प्रभु श्री राम की नगरी में जय श्री राम का उद्घोष करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां पे रामलला विराजमान इस समय है वहां दर्शन कर रहे हैं। लेकिन उत्सुकता सबकी ये है कि प्रभु श्री राम की जो नई मूर्ति है वो कैसी दिखती है। हालांकि कुछ उसकी डिटेल सामने आई है, लेकिन एक बार अपनी आंखों से देख पाने का जो अनुभव होता है उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका अरुण, ये डिटेल्स बताने के लिए। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुका है। आज जल यात्रा और रामलला की मूर्ति का भ्रमण का आयोजन है। राम में हो चुके माहौल में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं जिनका अयोध्या या श्री राम मंदिर से गहरा जुड़ाव है। सुमित मेहरोत्रा है हमारे साथ मौजूद है। आज एक ऐसी कंपनी चुनकर लेकर आए हैं जिसका काम अयोध्या की सुरक्षा को मजबूत करना है। सुमित, बताइए आज आप किस कंपनी का जिक्र करने वाले हैं? ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वो सब स्टॉक्स हैं जहां पर इवेंट के थ्रू या फिर न्यूज़ फ्लोज के बीच में या फिर इवेंट्स के बीच में कुछ हलचल होते हुए दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं इनका एक सरोकार है इस बड़े इवेंट से। तो आज जो कंपनी चुनी गई है वो है एलीट डिजिटल की। एलीट डिजिटल के स्टॉक में रिसेंटली एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है और ये करीब 12 साल
के ऊपरी स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। अब इस कंपनी से क्या सरोकार है इस पूरे इवेंट का, वो भी आपको बताते हैं। अयोध्या स्मार्ट सिटी के लिए कंपनी को एक रिसेंटली ऑर्डर मिला है। दरअसल ये कंपनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए कामकाज करती है। इसने कई सारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखे हैं, जिसमें नागपुर, सोलापुर का प्रोजेक्ट है, लखनऊ का एक बड़ा प्रोजेक्ट इनके पास है डिफेंस, लखनऊ की ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर। और इसी में ही अब इनको करीब करीब ये जो एक मास्टर इंटीग्रेटर के तौर पर चुना गया है, जिसमें ITMS कंट्रोल रूम, CCTV इंटीग्रेशन का पूरे अयोध्या की जो CCTV सर्वेलांस है वो इस कंपनी के पास आते हुए दिखाई पड़ी है। और करीब 3 महीने के अंदर ये काम इसको पूरा करने के लिए कहा गया है और 5 साल के लिए ऑपरेशनल और मेंटेनेंस, ये दोनों का भी काम है वो इस कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक जिस तरह से एक बड़े इनफ्लो का अनुमान है लोगों का इस पूरे रीजन में, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, इसलिए एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ और डिटेल जो ये कंपनी ऑलरेडी एग्जीक्यूट करती है, पहले तो हाल फिलहाल में शेयर 2 हफ्ते में करीब 43% के आसपास का मूव दिखा चुका है। 12 साल की ऊंचाई पर शेयर ऑलरेडी पहुंच चुका है। 100 के मल्टीपल पे शेयर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा है, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। और ओवरऑल इस कंपनी के कुछ रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात की जाए तो कंपनी ऑलरेडी 85% के आसपास के रेवेन्यूज अपने जनरेट करती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से, और करीब 15% के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइवेट साइड से कंपनी को आते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऑलरेडी सोलापुर की स्मार्ट सिटी पे कामकाज कर चुकी है, लखनऊ की सेफ सिटी पे कामकाज कर चुकी है, तो ये कई प्रोजेक्ट्स पे तो कामकाज कर ही रही है। और उसी श्रृंखला में अयोध्या की तरफ से भी इसको एक ऑर्डर आता हुआ दिखाई पड़ा, तो आप इस पर नजर रख सकते हैं। और फिर से एक बार, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक आपको बताया जा रहा है। शुक्रिया सुमित आपका इस कंपनी के बारे में डिटेल्स शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। मुकाबला चल रहा है वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, RDB कैपिटल के ब्रिजेश एल और एंजल 1 के स्नेहा सेठ। फटाफट से दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में क्या बनी हुई है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। इस हफ्ते की शुरुआत से ही लीड कर रहे हैं आशीष, वही रुझान है। 8.25% के रिटर्न उनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है, 5.5% का रिटर्न दे रहा है स्नेहा का पोर्टफोलियो, और ब्रिजेश का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न लैंड करते हुए। ये रहा अपडेट, और इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे नेल्को के CEO और MD प्रदीप नाथ से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।